मित्रों, नमस्कार। हस्तक्षेप के अंतर्गत आज हम साहित्य और राजनीति के अंतर संबंधों पर संवाद करेंगे। इस संवाद का तात्कालिक संदर्भ यह अक्टूबर माह है, जिसमें साहित्य और राजनीति की कई विभूतियों के जन्मतिथियां और स्मृति दिवस के माध्यम से हमने उन्हें याद किया है। और इनमें प्रमुख हैं प्रेमचंद, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर रामविलास शर्मा और राजेंद्र यादव। इन सभी की जन्मतिथि या स्मृति दिवस इसी माह रहे हैं और इनकी चर्चा भी होती रही है। दरअसल आज का जो ये दौर है, इस दौर में कहा नहीं जा सकता कि हमारे समाज या हमारे देश के समक्ष चुनौती राजनीति की है, साहित्य की है, संस्कृत की है, अर्थनीति की है। ये कौन सी चुनौतियां हैं? दरअसल ये चुनौतियां मैं समझता हूँ मिली-जुली चुनौतियां हैं और ये मिली-जुली चुनौतियां भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों को बचाने की और संवैधानिक मूल्यों को बचाने की है। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जिन लेखकों ने या जिन राजनेताओं ने साहित्य और राजनीति दोनों के अंतर संबंधों को बरकरार रखते हुए हस्तक्षेप किया, या स्वाधीन भारत में जिनकी ये भूमिका रही है, हम संक्षेप में आज उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात प्रेमचंद की। 8 अक्टूबर को प्रेमचंद का स्मृति दिवस था। 1936 में वे नहीं रहे थे और 1936 में ही लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का जो स्थापना सम्मेलन था, उस स्थापना सम्मेलन में उद्घाटन वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली सच्चाई है। जब प्रेमचंद ये कह रहे थे कि साहित्य राजनीति का मार्गदर्शन करती है, तो वो अपने साहित्य के माध्यम से, अपने वैचारिक लेखों के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से ये हस्तक्षेप कर चुके थे। 1909 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन आया था, जिस पर अंग्रेज सरकार का कोप प्रकट हुआ था और उसकी प्रतियां जो हैं आग की भेंट कर दी गई थी। और उसके बाद ही उन्होंने अपना जो नाम उन दिनों नवाब राय नाम से लिखते थे, उन्होंने प्रेमचंद नाम जो है से लिखना शुरू किया। और उसके बाद जब गांधी का असहयोग आंदोलन चला, तो 1921 में उन्होंने अंग्रेज सरकार की नौकरी छोड़ी। वे वहाँ पर जो है शिक्षक थे और डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, तो उन्होंने उस नौकरी से भी त्यागपत्र दिया और उसके बाद जो है स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ करके अपना वैचारिक लेखन और अपना रचनात्मक लेखन करते रहे। और इस दौरान उन्होंने जो है साहित्य की जो पत्रिकाएं थी, हंस और जागरण के माध्यम से अपनी साहित्यिक और रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट किया और इसके लिए दंड के शिकार भी हुए, जुर्माना भी भरा। और इस दौरान उनकी पत्नी शिवरानी देवी भी जेल गईं। और इस पूरे दौर में जो भी चुनौतियां भारतीय समाज के समक्ष आई, चाहे वो सांप्रदायिकता की चुनौती रही हो या दूसरी चुनौतियां रही हैं, उन पे लगातार उन्होंने हस्तक्षेपकारी लेखन किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रेमचंद जो है अपने समय में एक लेखक के साथ साथ एक जिसे कहा जाए कि एक जन बुद्धिजीवी की भूमिका का भी निर्वहन कर रहे थे। तो प्रेमचंद को याद करते हुए हम आज के संदर्भों से जोड़ेंगे कि उस जन बुद्धिजीवी की भूमिका आगे जो है तो उसकी श्रृंखला किस रूप में बढ़ी। प्रेमचंद के ही समय में प्रेमचंद के ही जो समकालीन थे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव जो है इसी माह यानी 31 अक्टूबर को उनकी जन्मतिथि है और 1889 में वे पैदा हुए थे। उनका जन्म का वर्ष वही है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। आचार्य नरेंद्र देव यूं तो राजनेता थे और समाजवादी आंदोलन के पुरोधा थे, लेकिन वो राजनीति के साथ साथ और एक समाजवादी चिंतक होने के साथ साथ साहित्य पर भी उनकी एक गहरी निगाह थी। कहा नहीं जा सकता कि उनको हम जो है अलग अलग व्यक्तित्वों में नहीं बांट सकते,
कि उनकी कौन सी भूमिका राजनेता की थी, कौन सी भूमिका एक चिंतक की थी, कौन सी एक जो है साहित्यिक चिंतक की थी। उन्होंने उस दौर में यानी कि बौद्ध दर्शन पर किताब लिखी, दूसरे पुस्तकें लिखी, लेकिन साहित्य के बारे में चिंतन मनन करते हुए उन्होंने जो है एक प्रगतिशील साहित्य क्या हो, यानी कि एक प्रगतिशील साहित्य की अवधारणा पर उन्होंने एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने एक, जाहिर है कि उनकी प्रेरणा के मूल में सोवियत की क्रांति थी, मार्क्सवादी दर्शन था, लेकिन उस मार्क्सवादी दर्शन और सोवियत क्रांति को उन्होंने जो है भारतीय सामाजिक परिस्थितियों को के साथ जोड़ करके उसका जो है क्या स्वरूप बने प्रगतिशील साहित्य का, इसका एक जिसे भाष्य प्रस्तुत किया। और वो उनका लेख जो है उनके जो वो पुस्तक है उसमें वो शामिल है। उनकी चिंताएं खाली इस लेख तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि उसके आगे जो है उन्होंने जो है एक संगठन के बारे में भी सोचा, और वो संगठन था नव संस्कृति संघ। उस नव संस्कृति संघ का घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया। और ये याद रखने की बात है कि नव संस्कृति संघ का ये घोषणा पत्र, इन पे जिन लोगों के हस्ताक्षर थे वो देश के शीर्षस्थ मनीषी, देश के शीर्षस्थ विद्वान, अलग अलग क्षेत्रों के थे, कला के थे, साहित्य के थे, दूसरे क्षेत्रों के थे, समाज शास्त्र के थे, समाज विज्ञानी लोग थे। यानी आचार्य नरेंद्र के साथ साथ इस पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हस्ताक्षर थे, प्रोफेसर एन के सिद्धांत जो अंग्रेजी के प्रोफेसर और विद्वान थे लखनऊ विश्वविद्यालय के, वो थे, प्रोफेसर डीपी मुखर्जी जिनके नाम से जो है लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी जाना जाता है, वो डीपी मुखर्जी भी उस पर हस्ताक्षर करने वालों में थे। रमेश मोहन थे, दार्शनिक देवराज उपाध्याय थे, मदन मोहन नागर और एल एम सेन और एस एन रतन जंकर जैसे कलाकार थे। के साथ साथ और बहुत से साहित्यिक और बहुत से कलाकार जो है इसमें शामिल थे। इन सब का ये था कि आजाद भारत में ये संगठन इन्होंने 1949 में ये घोषणा पत्र जारी किया था, आजाद भारत में साहित्य संस्कृति का रूप कैसा हो और आजाद भारत में लेखक, संस्कृत कर्मी, कलाकार जो है किस तरह से हस्तक्षेप करें, इसकी एक भूमिका जो है आचार्य नरेंद्र देव ने उस घोषणा पत्र के माध्यम से निर्मित की थी। तात्पर्य कहने का ये कि उस समय के लेखक यानी प्रेमचंद जैसा लेखक हो, आचार्य नरेंद्र देव जैसा राजनेता हो, ये सारे लोग सिर्फ खानों में सिर्फ मानी प्रेमचंद ने सिर्फ अपने को साहित्य तक नहीं सीमित रखा, आचार्य नरेंद्र देव ने अपने को राजनीति में तक नहीं सीमित रखा। यानी एक जो समग्र बुद्धिजीवी की जो भूमिका थी, उस समग्र बुद्धिजीवी की भूमिका का निर्वहन ये कर रहे थे। और आचार्य नरेंद्र देव के ही आग्रह पर प्रेमचंद ने जो नेहरू के पत्र थे, पिता के पत्र पुत्री के नाम, उसका जो संक्षिप्त रूप था उसका उन्होंने अनुवाद किया था प्रेमचंद ने। तात्पर्य कहने का ये कि प्रेमचंद, आचार्य नरेंद्र देव और नेहरू, इन सब का एक किस तरह का सहकार था। और यहीं पर याद आ रहा है कि नेहरू जो है बनारस में जो है हिंदी लेखकों के बीच में गए थे और उनकी बैठक के बीच में जिसमें कि प्रेमचंद भी शामिल थे, जयशंकर प्रसाद भी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी थे, इस तरह के बहुत से लेखकों के साथ, यानी कि राजनेताओं का लेखकों के साथ एक संवाद का सिलसिला जो है उस दौर में कायम था और बरकरार था, बना हुआ था। उसी दौर में जयप्रकाश नारायण समाजवादी आंदोलन के जो शीर्षस्थ नेता थे और शीर्षस्थ बौद्धिक थे, जो एक समाजवादी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। तो जयप्रकाश नारायण भी यानी कि एक राजनीति, साहित्य और संस्कृति, अर्थनीति, इन सब का एक मिला जुला एक जो एक बौद्धिक चिंतन था, उस बौद्धिक चिंतन के पुंज थे। और साथ साथ हम जानते हैं कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें उनकी केंद्रीय भूमिका थी। जयप्रकाश नारायण का भी जो है जन्मदिन इसी माह यानी 11 अक्टूबर को, विगत 11 अक्टूबर को था। और जयप्रकाश नारायण के साथ एक जो दूसरी अवधारणा जो आजादी के बाद और जो आपातकाल के बाद जो संपूर्ण का मतलब ये आपातकाल के पहले संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था, उस संपूर्ण क्रांति के साथ भी उनका नाम जुड़ा। और वो संपूर्ण क्रांति में राजनीति का आंदोलन तो था ही, उसमें राजनीति के लोग तो शामिल थे ही, लेकिन उसके साथ साथ फणीश्वर नाथ रेणु जैसे लेखक,
बाबा नागार्जुन जैसे लेखक भी उसमें शामिल थे। यानी कि एक जो उस समय जो सत्ता का जो एकाधिकार था, उस सत्ता के एकाधिकार के विरुद्ध और जो है एक जो वृहत आंदोलन निर्मित हुआ था, उस वृहत आंदोलन में राजनीति के लोग भी थे और साहित्य के लोग भी थे। और रेणु ने तो अपनी उपाधि भी छोड़ी थी, उसी बीच पद्मश्री की उपाधि छोड़ी थी, अपनी बिहार सरकार की व्रत भी छोड़ी थी और जेल भी गए थे। बाबा नागार्जुन भी जेल में गए थे। यद्यपि बाबा नागार्जुन वहां से जेल में जाने के बाद फिर वहां से जब छूटे तो उन्होंने कविता भी लिखी, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। यानी कि संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को लेकर के कुछ सवाल भी थे, उन सवालों को भी जो है अपने वैचारिक अभिव्यक्ति के माध्यम से और काव्यात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से नागार्जुन ने प्रश्नांकित किया। तो यानी कि एक जिसे कहा जाए कि एक संवाद का सिलसिला राजनीतिकों के बीच में और साहित्यिकों के बीच में एक लगातार जो है संवाद का सिलसिला कायम था। और एक बड़ा नाम यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो है इसी 12 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था। वो तो डॉक्टर लोहिया को भी हम लोगों ने इस माह याद किया। और डॉक्टर लोहिया को याद करते हुए, डॉक्टर लोहिया समाजवादी आंदोलन के शीर्षस्थ नेता थे, चिंतक थे, विचारक थे, लेखक थे। इसके साथ साथ आजाद भारत में जिस एक राजनेता का जीवंत संवाद लेखकों के साथ, कलाकारों के साथ रहा है, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संवाद जो है हिंदी साहित्यिकों के बीच से था ही। और उसमें जो लोग शामिल थे उनमें डॉक्टर रघुवंश, विजय देवनारायण शाही, कृष्णनाथ, यूआर अनंत मूर्ति, मकबूल फिदा हुसैन, कुलदीप नैयर, जे स्वामीनाथन जैसे कलाकार, ये सारे लोग शामिल थे। और डॉक्टर लोहिया ने विचार की यह प्रक्रिया यानी कि राजनीति और संस्कृति और साहित्य के बीच में एक स्वस्थ संवाद बने, इसके लिए उन्होंने हिंदी में जो है जन पत्रिका का प्रकाशन किया, अंग्रेजी में मैनकाइंड का प्रकाशन किया, चौखंबा का प्रकाशन किया। और हैदराबाद से जो बद्री विशाल पित्ती जिस कल्पना का प्रकाशन करते थे, उसके मूल में भी जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। यानी कि ये जो संवाद का जो सिलसिला था, यानी कि कन्नड़ के अनंत मूर्ति के साथ भी उनका संवाद था, और बड़े कलाकार हुसैन के साथ भी उनका संवाद था, और हिंदी के लेखकों के साथ तो था ही। तो यानी कि राजनीति और साहित्य के बीच में एक संवाद का सिलसिला बना हुआ था। और डॉक्टर लोहिया ने इसके और भी आगे जाकर के एक कॉफी हाउस का आंदोलन, यानी कि समूचे भारत में कॉफी हाउस बोर्ड के माध्यम से कॉफी हाउस की स्थापना की, कि ऐसा स्थल हो जहां लोग मिले जुले, संवाद करें। तो डॉक्टर लोहिया ने यह प्रक्रिया भी शुरू की थी। आज ये सब चीजें याद हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए हम याद कर रहे हैं कि वो सिलसिला जो है थम सा गया है। वैसे राजनेता यानी कि एक ऐसे राजनेता जो कि संस्कृत को लेकर के भी चिंतन करते हो, अर्थनीति को लोग को लेकर के भी चिंतन करते हो, सामाजिक नीति को भी लेकर के चिंतन करते हो, ऐसे राजनेताओं का अभाव होता जा रहा है। और दूसरी तरफ लेखकों के बीच में भी लेखकों के बीच में भी एक इस तरह का एक विचार जो है पनप रहा है, या उनकी एक जो है काम करने का तरीका या अभिव्यक्त का तरीका जो है एक साहित्य की दुनिया में ही कैद रखने का है। यानी कि साहित्य के बाहर जाकर के आज के समय में जो बड़ी बड़ी राजनीति की जो चुनौतियां हैं, जो समाज के समक्ष चुनौतियां हैं, उनमें किस तरह हम हस्तक्षेप करके अपनी भूमिका का निर्वहन कराएं। मैं समझता हूं कि इस भूमिका का क्षरण हो रहा है, और ये भूमिका उस तरह की नहीं है जो आजादी के पूर्व के वर्षों में थी या आजादी के तुरंत बाद के वर्षों में थी। इसी संदर्भ में हमें याद आते हैं विजय देवनारायण शाही। ये वर्ष जो है विजय देवनारायण शाही 7 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था, और ये वर्ष जो है उनका शताब्दी वर्ष है। यानी 7 अक्टूबर 1924 को उनका जन्मदिन था और जो उनका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। विजय देवनारायण शाही हिंदी के आलोचक थे, हिंदी के कवि थे, लेकिन कवि और आलोचक होने के साथ साथ वो एक समाजवादी चिंतक थे, एक समाजवादी नेता थे। खाली चिंतक और विचारक ही नहीं थे। विजय देवनारायण शाही जो है एक
भदोही या बनारस के आसपास उन्होंने बुनकरों को संगठित किया, बुनकरों का आंदोलन चलाया और उसके बीच में एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। उनके उनके मुकदमे कोर्ट में जाकर के स्वयं पेश होते थे, स्वयं जो है लड़ते थे उनके मुकदमे। तो विजय देव नारायण एक शाही एक ऐसे हिंदी के आलोचक, कवि और चिंतक थे जो समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़े होने के साथ साथ एक जो है साहित्य में भी एक शीर्षस्थ भूमिका का निर्वहन करते थे। आज शताब्दी वर्ष में जब उन्हें याद किया जा रहा है, अभी एक आयोजन भी हुआ था, 2 दिनों का आयोजन भी हुआ था, तो विजय देव नारायण शाही के कृतित्व के कई पहलुओं पर बात हुई, अच्छी बात हुई, लेकिन उसके साथ साथ उनका जो एक बड़ा पहलू था राजनीति का, यानी कि विजय देव नारायण शाही के राजनीतिक चिंतन के पहलुओं पर अलग से कोई सत्र आयोजित नहीं हुआ, उस पर बात नहीं करती। अगर उस पर बात होती तो यह बात भी उजागर होकर के आती कि विजय देव नारायण शाही ने गांधी के निधन के बाद अपने डायरियों में क्या लिखा था। उन्होंने अपनी डायरियों में जो है गांधी के निधन के बाद 3 फरवरी 48 और उसके आसपास की जो डायरियां हैं, उन्होंने हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चिन्हित किया और उन्होंने कहा कि अगर मेरा बस चलता, अगर मैं छात्रों का संगठन का नेतृत्व कर पाता, तो आज जो सांप्रदायिकता की बड़ी चुनौती है, इन संगठनों के माध्यम से इसका मुकाबला करने की आवश्यकता थी। उन्होंने आगे बढ़ करके उन्होंने इस बात पर भी चिंता प्रकट की कि जो है जो उस समय का जो सबसे बड़ा दल था, सत्ताधारी दल था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस तरह से जो है एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जो है वहां पर अपनी घुसपैठ बना रहे हैं। यानी कि ये चिंताएं जो हैं उन्होंने विजय देव नारायण शाही ने उस समय व्यक्त की थी। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि जब हम विजय देव नारायण शाही जैसे लेखक और चिंतक को हम याद कर रहे हैं, तो उन राजनीतिक चिंताओं को भी याद करें। उस राजनीतिक चिंताओं के माध्यम से हम जो है आज के समय की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिए हम स्वयं को बल प्राप्त कर सकें, स्वयं को तैयार कर सकें। और देखिए, ये तो जन्म तिथियों के माध्यम से, स्मृत तिथियों के माध्यम से हम इन लेखकों की बात कर रहे हैं, कि यहीं पे मुझे याद आ गए फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने महिला अंचल जैसा उपन्यास लिखा। उस महिला अंचल में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को रेखांकित किया कि किस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भूमिका थी उस समय, जो है एक हिंदू एकता के नाम पर किस तरह जो है समाज को जो है एक बांटने की और समाज में एक जो है अल्पसंख्यक समाज के विरुद्ध एक जो है विश्व वमन करने की। इसी संदर्भ में यानी कि हमें भीष्म साहनी का उपन्यास तमस भी याद आता है। उस तमस में भी उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को रेखांकित किया। तो मैं इसलिए याद कर रहा हूँ महिला अंचल को या तमस को, एक विजय देव नारायण शाही के जो चिंताएं थी संघ को लेकर के, हिंदू महासभा को लेकर के, कि आज के समय की एक जो बड़ी चुनौती है, जो जनतंत्र को जो है एक विरूपित करने वाली जो चुनौती है, उस चुनौती को हम अपने चिंतकों, अपने विचारों, अपने लेखकों के लेखन के माध्यम से कहीं पर हम उसे तराश सकते हैं और हम अपनी जड़ों को पहचान सकते हैं। यानी कि आज जो है राजनीति को जो है नई पहचान, नए सूत्र देने के साथ साथ जो है जो हमारी परंपरा में जो चीजें उपलब्ध हैं, उन परंपरा की चीजों को भी हम जो है मैं समझता हूं कि उसे संबोधित होना चाहिए। तो इन अपने चिंतकों के माध्यम से, इन विचारकों के माध्यम से हम उसको कर सकते हैं। और विजय देव नारायण शाही जो है एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन उस विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर होने के साथ साथ एक जो होता है कि वर्ग और वर्ण से मुक्त होने की जो स्थिति होती है, तो उन्होंने समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए और एक बौद्धिक की भूमिका का निर्वहन करते हुए एक वर्ण और वर्ग से मुक्त होने का भी एक दिशा दिखाई थी। इस संदर्भ में यानी कि इन सारे बौद्धिकों का जिनका कि हमने स्मरण किया और इस दौर में यानी इस माह में किसी न किसी तरह से जिनका एक जो है जन्म का या स्मृति का जो सिलसिला जुड़ता है, उसके साथ साथ एक बड़ा नाम और है डॉक्टर रामविलास शर्मा का।
तो डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी के मार्क्सवादी आलोचक, शीर्षस्थ आलोचक के रूप में जाने जाते हैं और उनका बड़ा योगदान है प्रगतिशील मार्क्सवादी आलोचना में। लेकिन जितना उनका योगदान है, उसके साथ-साथ जो है उनको लेकर के बहसें भी हैं, उनको लेकर के जिसे कहा जाए विवाद भी हैं। तो लेकिन डॉक्टर रामविलास शर्मा महज साहित्य तक या भाषा संबंधी चिंतन तक उन्होंने अपने आप को नहीं सीमित किया। उन्होंने गांधी, अंबेडकर, लोहिया पर एक अलग से स्वतंत्र पुस्तक लिखी और एक मार्क्सवादी चिंतक के रूप में वो गांधी, अंबेडकर, लोहिया के बारे में क्या सोचते हैं और गांधी, अंबेडकर, लोहिया से कहाँ उनकी असहमतियां हैं। सहमतियों से ज्यादा उनकी असहमतियां हैं और एक स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है वो जो है किस तरह से जो है अंबेडकर की भूमिका को या लोहिया की भूमिका को या गांधी की भूमिका को रेखांकित करते हैं, उस बड़ी पुस्तक में उन्हें चिन्हित किया। इससे यह बात भी सामने आती है कि जो एक मार्क्सवाद की एक जो रूढ़ सैद्धांतिक दृष्टि थी, वो रूढ़ सैद्धांतिक दृष्टि अगर भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के साथ तालमेल न कर पाने के कारण किस तरह एक एकांगी होने के लिए अभिशप्त है, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा के उस लेखन और चिंतन से हम समझ सकते हैं। यानी कि उनकी जो हिंदी जाति की अवधारणा थी और हिंदी नवजागरण की स्थापना थी, ये काफी समस्या मूलक अवधारणाएं थी और इन समस्या मूलक अवधारणाओं के मूल में उनकी मुख्य चिंता ये थी साम्राज्यवाद का विरोध। तो साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए वो भारतीय जो सामंतवाद था, जो मूल सामंतवाद था, उस मूल सामंतवाद को थोड़ा सा कमतर करके रखते थे। उनका बल्कि यह कहना था कि अंग्रेजों के आने के पहले जो हमारा भारतीय समाज था और जिस तरह हमारी ग्रामीण व्यवस्था थी, वो एक उन्नत व्यवस्था थी और अंग्रेजों ने आकर के इसे नष्ट भ्रष्ट किया। तो यह एक बहस का मुद्दा है, एक विचार का मुद्दा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने लेखन के माध्यम से इसे एक जिसे कहा जाए कि हिंदी बौद्धिकों के बीच में, हिंदी साहित्य समाज के बीच में एक बहस के रूप में इसे प्रस्तुत किया। तो आज जब हम डॉक्टर रामविलास शर्मा को याद करते हैं, तो हम डॉक्टर रामविलास शर्मा को इन बहसों के माध्यम से हमें याद करना चाहिए। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ब्राह्मणवाद के अस्तित्व से क्यों इनकार करते थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्यों यह बात कहते थे कि सामाजिक अन्याय नाम की कोई चीज नहीं है। जो सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाते हैं वो जो है एक वर्गीय आंदोलन को कमजोर करते हैं, साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को कमजोर करते हैं। उनसे राहुल सांकृत्यान के साथ उनकी क्या असहमतियां थी। तो यह हम डॉक्टर रामविलास शर्मा के इस चिंतन के माध्यम से आज एक जो है जरूरी बहस कर सकते हैं। इस बहस को थोड़ा आगे ले गए इसी दौर में, यानी कि राजेंद्र यादव 28 अक्टूबर को जिनका स्मृति दिवस है और राजेंद्र यादव ने जो है एक हंस पत्रिका के माध्यम से, हंस के संपादकीयों के माध्यम से, हंस में प्रकाशित अपने लेखों के माध्यम से लगातार इन प्रश्नों पर विचार किया। हिंदी जाति के प्रश्न पर और हिंदी नवजागरण के प्रश्न पर, बल्कि थोड़ा आगे जाकर के उन्होंने हिंदी नवजागरण को जो है हिंदू नवजागरण तक कहा और उन्होंने डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रश्नांकित करते हुए कहा कि जिस तरह डॉक्टर रामविलास शर्मा इन दिनों वेदों में जो वापस गए हैं, वो वेदों से जो शस्त्र ला रहे हैं और वेदों से जो शास्त्र ला रहे हैं, वो शास्त्र जो है हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा शस्त्रागार सिद्ध होने वाले हैं। तात्पर्य कहने का ये कि हिंदी लेखकों, बौद्धिकों और राजनेताओं के बीच में एक जो है एक जीवंत संवाद की प्रक्रिया थी। वो जीवंत संवाद की कड़ी इन दिनों टूट गई है और यह दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति में आज जो है उस तरह के समग्र बुद्धिजीवी राजनेता कम से कम हिंदी प्रांतों में, हिंदी प्रदेशों में, हिंदी क्षेत्रों में कम से कम तर होते जा रहे हैं। दक्षिण से तो फिर भी शशि थरूर या मणिशंकर अय्यर या इस तरह के नाम आते रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत से अपवाद स्वरूप एक नया नाम मनोज झा के रूप में आया है, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और समय समय पर अपने हस्तक्षेपों के द्वारा साहित्य की भी चर्चा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता का भी उल्लेख किया राज्यसभा के अंदर। तात्पर्य कहने का ये कि राजनेताओं के बीच में, साहित्यिकों के बीच में, बौद्धिकों के बीच में एक जो जीवंत रिश्ता बनना चाहिए, उसकी आज एक बहुत
जरूरत है। इस रिश्ते को न बनने से, यानी कि जो राजनीति जो शक्ति ग्रहण करती है साहित्य से, और जो साहित्य जो प्रेरणा ग्रहण कर सकता है राजनीति से, या जो प्रेमचंद ने ऐसा कहा था कि साहित्य राजनीति को रास्ता दिखाने वाली सच्चाई है। तो साहित्य राजनीति को रास्ता दिखाने वाला तो तभी बनेगा जब साहित्य की अपनी राजनीतिक समझ हो। अगर साहित्य की राजनीतिक समझ जो है अराजनीति तक जाएगी, जैसा कुछ पहले हुआ था, कि यानी कि, और यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉक्टर लोहिया ने तो एक वैचारिक राजनीति की शुरुआत की थी, एक संवाद की शुरुआत की थी, लेकिन डॉक्टर लोहिया के जो अनुयायी थे हिंदी में, वो हिंदी उनकी परिणति जो है कम्युनिस्ट विरोध करते करते हुए अराजनीति तक हुई। तो यह जो अराजनीति की परंपरा है, ये अराजनीति की परंपरा ये बहुत घातक है, आज के समय में बहुत घातक है। तो आज जब हम इन मनुष्यों को याद कर रहे हैं, इन राजनेताओं को याद कर रहे हैं, इन बौद्धिकों को याद कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम अपनी इस चिंता में सहभागिता व्यक्त कर रहे हैं कि आज राजनीति और साहित्य के बीच में जो एक अंतराल आ गया है, इस अंतराल को पाटना चाहिए। जाहिर है ये अंतराल तभी पटेगा जब साहित्यिक या लेखक अपनी भूमिका, यानी कि अपनी कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, इसकी भूमिका से आगे बढ़ करके एक जन बुद्धिजीवी की भूमिका में आए। आखिर क्या कारण है कि आज जो है दक्षिण भारत के बुद्धिजीवी जो है हमले का शिकार हो रहे हैं, उनकी किताबों पर प्रतिबंध लग रहे हैं और वो जोखिम के इलाके का लेखन कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदी प्रदेश के लेखक या हिंदी क्षेत्र के लेखक जो है इन जोखिम के इलाके का लेखन नहीं कर रहे हैं, जोखिम के इलाके का विचार भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि कभी आज फांसीवाद के खतरे की बात कही जा रही है, फांसी उचित कही जा रही है, आज फांसीवाद का खतरा हमारे सामने है, हिंदू राष्ट्र का खतरा हमारे सामने है। जब ये खतरा इस रूप में नहीं था, यानी कि 1965-66 के आसपास, उस जमाने में यानी कि मुक्त धारा के पृष्ठों में हिंदी लेखकों, हिंदी साहित्यकों ने कई कई अंकों तक उसमें बहस हुई थी फांसीवाद के जिसमें डॉक्टर राम नामवर सिंह, अमृत राय और हरिशंकर परसाई और दूसरे बहुत से लेखक उसमें शामिल हुए थे। तो आज इस तरह की बहस जो है अनुपस्थित है। यद्यपि यह भी सही है कि हिंदी के कई बौद्धिक और कई लेखक जो है अपनी चिंताओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं, कई पत्रिकाओं के अंक भी निकले हैं, विशेषांक भी निकले हैं, और उन पत्रिकाओं में जो है जो समय की चुनौती के साथ मुठभेड़ की जाती रही है, लेकिन इसका एक गतिकी बननी चाहिए, एक जो स्वरूप बनना चाहिए, मैं समझता हूं कि एक हस्तक्षेपकारी स्वरूप नहीं बन पा रहा है। तो हमारी चिंता का सबब ये होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये अक्टूबर माह, जिस अक्टूबर माह ने हमें एक जिसे कहा जाए कि प्रेमचंद से लेकर के आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा, राजेंद्र यादव की याद के माध्यम से साहित्य और राजनीति के रिश्तों पर एक बार पुनः विचार करने के लिए उकसाया है। मैं समझता हूं कि हिंदी समाज और हिंदी साहित्य और हिंदी के लेखक अपनी इस भूमिका के बारे में विचार करेंगे और अपनी हस्तक्षेपकारी भूमिका जो वांछित है उसका निर्वहन करेंगे। धन्यवाद मित्रों।